ग्रीन बोर्ड पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस से वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी की ये वन शॉट वीडियो होगी, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं सभी कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में इजी लैंग्वेज में इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। भाई न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो बनाई जाएगी और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो और जो भी हमारी न्यूमेरिकल वाली वीडियो होगी, इनकी वीडियो जो अलग से बनाई गई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनको देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो होगी वो जरूर देख लेना भाई, और वीडियो जो भी आप देखते हो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। सो इस वीडियो में शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इसी चीज को सबसे पहले समझ लिया जाए। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहां पर डेफिनेशन हमें दी गई है, इट इज प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो ऑफ चार्ज होती है। जैसे पानी रिवर में बहता है उसका फ्लो होता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि उसमें चार्ज का बहाव होता है। उसमें चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद जो भी हमारा यहां पर चार्ज है इसी से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट दिया है। इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसमें नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। चार्ज जो तरह का होता है ये आपको आगे बता दिया जाएगा। बहुत सिंपल वे में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसमें। ठीक है, अब जो भी हमारा यहां पर वर्ड आया है चार्ज, ये चार्ज क्या होता है इस चीज को भी तो समझना पड़ेगा। सो चार्ज के बारे में हमें यहां पर कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे न्यूमेरिकल भी बनेगा, डिटेल में समझ लो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। जो भी एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या है, एटम की प्रॉपर्टी होती है। हर एक एटम की प्रॉपर्टी चार्ज होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी हमारा चार्ज होता है वो पॉजिटिव यानी कि प्लस में भी हो सकता है और नेगेटिव यानी कि माइनस में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये होगा कि जो भी हमारा यहां पर चार्ज है वो दो तरह का होता है। पॉजिटिव यानी कि प्लस में भी होता है, नेगेटिव यानी कि माइनस में भी ये होता है। दो तरह का चार्ज होता है। इसके बाद आगे यहां पर दिया है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस का मतलब होगा कि भाई एक जैसे चार्ज है ना वो रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर मेरे पास क्या है भाई, दो पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर दो पॉजिटिव चार्ज को हम पास में लेकर आएंगे तो ये एक दूसरे से दूर की तरफ भागेंगे, ये एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। इसी तरह से नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो भी ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन जब अपोजिट चार्ज हो जाए यानी अनलाइक चार्ज हो जाए, अनलाइक चार्जेस का मतलब होगा अलग अलग चार्ज। जैसे मान लो हमारे पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अगर इन दो चार्जेस को हम एक दूसरे के पास रखेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक सिंपल बात आपको याद रखनी है कि भाई जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अनलाइक यानी कि अलग अलग जो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हमारी जो बात आती है, यहां से काफी ध्यान से समझ लेना, यहां से एक न्यूमेरिकल भी बनेगा। इसमें है इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम्ब। जो भी हमारा यहां पर चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट कूलाम्ब होती है, और कूलाम्ब को जो डिनोट किया जाता है यहां पर कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जैसे यहां पर हम कूलाम्ब को, जो भी एसआई यूनिट होती है चार्ज की, इसको सी से डिनोट किया जाता है, इसी तरह से जो हमारा चार्ज होता है ना इसके बारे में भी समझो। जो हमारा चार्ज है इसको कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला जब बनेगा तो इसका याद होना चाहिए कि भाई क्यू मींस चार्ज की बात हो रही है। अब आगे यहां पर क्या दिया गया है भाई, एसआई यूनिट के बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद करने हैं क्योंकि एक नंबर में या दो नंबर में एग्जाम में ये क्वेश्चन बनकर आते हैं आपके सामने। ठीक है, दोनों पॉइंट क्या है भाई, सबसे पहला पॉइंट यहां पर है
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कोई आपसे ये क्वेश्चन कर ले तो आंसर आपको क्या करना होगा कि भाई जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इससे यहां पर नेगेटिव का साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, और चार्ज कितना होता है भाई, यहां पर चार्ज हो जाएगा हमारा यहां पर 1.6 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपसे पूछ सकता है चार्ज से रिलेटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। भाई एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ये तो यहां पर हमने बता दिया। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि भाई एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके लिए आपने आंसर करना है जो भी हमारा यहां पर n है, n इक्वल्स टू में 6 इंटू में 6.25 इंटू में 10 टू दी पावर यहां पर हो जाएगा हमारा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये वैल्यूज बुक में भी दी गई हैं, वहां पर भी आप इनको चेक कर सकते हो, याद कर सकते हो, इनको अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना, एग्जाम में ये जरूर आएंगी। अब यहां पर हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, इनके बारे में यहां पर आपने क्या सीखा भाई, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करेंगे, और जो भी हमारा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पर मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज होता है इसको हम डिनोट करेंगे n से। अब यहां पर एक फॉर्मूला हमारा बनता है, फॉर्मूला क्या होगा, जो भी हमारा चार्ज है यानी कि Q है, Q इक्वल्स टू में होता है हमारा n इंटू में E। अब फिर से बता देता हूं, Q यहां पर हमारा चार्ज होता है, N हमारा यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1 कूलम में, उसको हम N से डिनोट करते हैं, और जो हमारा E होता है वो होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है, फॉर्मूले को बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं, याद आपने ये कर लेना है। फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, एग्जाम में किस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं अगर ये जानना है तो ओसवाल गुरुकुल के मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। ये क्वेश्चन बैंक गाइस मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हैं। प्रीवियस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह के न्यूमेरिकल आए हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। जो भी हमारे ये क्वेश्चन बैंक है इनको लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ में या फिर साइंस में वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो बहुत बेस्ट है, आपकी एग्जाम की तैयारी अगर करनी है तो इस क्वेश्चन बैंक को परचेज कर लो। परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर डायरेक्ट अमेजोन से परचेज कर सकते हो। अमेजोन पे जाओ, सर्च कर लो ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, परचेज करो, प्रैक्टिस करो, और एग्जाम जो भी आपका होगा उसका रिजल्ट अपना इंप्रूव कर लो। सो अब बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट पर वापस। चार्ज के बाद अब हमें समझना होगा करंट को इसी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। सो करंट क्या होता है, सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। जो करंट है ना, इसको डिनोट किया जाता है आई से, ठीक है। अगर कहीं भी फॉर्मूले में आपको लिखा हुआ दिखाई देता है आई, इट मींस आपको समझ जाना है करंट की बात यहां पर हो रही है। सो करंट की डेफिनेशन पर सबसे पहले आएंगे, क्या होता है करंट ये समझेंगे। तो इसमें दिया है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट है। जो भी करंट है ना वो होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो गया है उसको हम कहेंगे करंट। बहुत इजी सी डेफिनेशन इसकी हो गई। एक बात आपको पीछे वाले पेज पर बता ही दी गई थी कि भाई चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। अगर हम करंट का फॉर्मूला बनाना चाहें तो वो भी इजीली बनाया जा सकता है। भाई करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल्स टू में क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर Q अपॉन में T, यानी कि जो भी Q यहां पर हमारा है ये चार्ज है, चार्ज पर यूनिट टाइम ये इक्वल होता है हमारा करंट के। बहुत इजीली फॉर्मूला यहां पर हमने बना लिया है। अब जो भी हमारा करंट होता है इसको किस तरह से मेजर किया जाता है, कौन सी यूनिट में इसको मापा जाता है, उसके बारे में हमें यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। भाई जो एसआई यूनिट होती है यानी कि करंट को जिसमें मेजर किया जाता है उसको कहा जाता है
एम्पियर। बहुत सिंपल है, एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आया है, याद इसको रखना है आपने। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर है डिवाइस यूज टू मेजर एमीटर। जो भी हमारा यहां पर करंट है, इस करंट को कैसे मापा जा सकता है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इस करंट को माप सकता है, तो उस डिवाइस का नाम पूछा जाए तो आपको बता देना है कि भाई एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसको मापता है, करंट को मेजर करता है, करंट को मापता है। इसके बाद जो भी हमारा ये एमीटर है, एमीटर से रिलेटेड हमारे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। एमीटर क्या है, एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस है। जो भी एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है ये आगे चैप्टर में आप समझ लोगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि एमीटर का रेजिस्टेंस लो यानी कि कम होता है। आगे यहां पर दूसरा पॉइंट है एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। भाई हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा, सीरीज में कनेक्शन कैसे करते हैं, पैरेलल में कनेक्शन कैसे करते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जो भी हमारा एमीटर है इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसको लाइन में कनेक्ट किया जाता है। अब सर्किट डायग्राम से देख लेते हैं कि भाई किस तरह से हमारा जो एमीटर है उसको कनेक्ट किया जाता है। सर्किट डायग्राम आपके लिए पहले से मैंने बना के रखा है। देखो यहां पर हमारे पास एमीटर है, यहां पर हमारे पास बल्ब है, यहां पर ये सेल है और यहां पर ये स्विच है। जो भी हमारा ये सर्किट डायग्राम बना है इसमें एमीटर आप देख सकते हो, ये एमीटर है। अब एमीटर के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना, तो जो बैटरी का पॉजिटिव होता है, बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर के पॉजिटिव को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, बैटरी का प्लस होगा उसी साइड में एमीटर का प्लस भी बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर के पॉजिटिव को कनेक्ट किया जाएगा और बैटरी के नेगेटिव से एमीटर के नेगेटिव को कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इस तरफ हमारा एमीटर का पॉजिटिव इस तरफ है और सेल का पॉजिटिव भी इसी के साथ में, मतलब एमीटर का पॉजिटिव और सेल का पॉजिटिव एक ही वायर से कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा यहां पर सेल लगा है इसमें स्विच कनेक्ट किया गया है, आगे यहां पर इसमें बल्ब कनेक्ट किया गया है। बल्ब के बाद यहां पर नेगेटिव साइन आ जाता है एमीटर का, तो देख सकते हो नेगेटिव वाली साइड हमारा नेगेटिव है एमीटर का और पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव है। बात ध्यान ये रखनी है कि एमीटर के पॉजिटिव से बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे, एमीटर के नेगेटिव से बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट किया जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैंने बता दी है। इसी सर्किट डायग्राम के साथ जो भी हमारा करंट वाला कॉन्सेप्ट था ना भाई, वो हो जाता है कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट हमें समझना है पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होता है, डिटेल में समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। करंट की बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। सो हमारा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, सारी चीजें समझेंगे, लेकिन सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है V से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूले में कहीं पर V आपको लिखा दिख जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस उसका मीनिंग आपने समझ लेना है। अब एक चीज आप मुझे बताओ, जो चार्ज होता है क्या वो अपने आप से फ्लो करता है? कोई भी चीजें अपने आप से फ्लो नहीं करती हैं, हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना होता है चार्ज को फ्लो कराने के लिए। उसी डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक सिचुएशन को लेकर समझ सकते हैं, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास एक ये ग्लास है और दूसरा हमारे पास यहां पर ये ग्लास है। जो हमारे पास राइट हैंड साइड में ग्लास है इसमें नीचे की तरफ थोड़ा सा ही पानी है और जो हमारा दूसरा पहले वाला ग्लास है इसमें हमारा ऊपर तक पानी है। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करें, एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा भाई आप मुझे बताओ। जिसमें ज्यादा पानी है वो कम वाले ग्लास की तरफ फ्लो करेगा। बिल्कुल इसी तरह से, मतलब यहां पर हमने क्या किया, एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया भाई। जो भी ग्लास, दोनों अलग अलग ग्लास थे उनके लेवल में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इसी तरह से चार्ज को फ्लो कराने के लिए भी हमें डिफरेंस क्रिएट करना होता है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इसके बारे में डेफिनेशन पर आएंगे। सबसे पहले क्या होता है भाई, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। भाई यूनिट चार्ज, किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसी वर्क को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सबसे पहले क्या होता है, वर्क डन होता है, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर हमारे पास वर्क और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भाई, किसको मूव हम करा रहे हैं, एक यूनिट चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो नीचे की तरफ यहां पर आ जाएगा हमारा
चार्ज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन में चार्ज के इक्वल ये होता है। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिखना चाहें तो भाई उसको भी लिख सकते हैं। जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं V से, W से हमारा वर्क होता है और जो भी हमारा चार्ज है वो होता है यहां पर Q से। ठीक है, ये हम शॉर्ट फॉर्म में भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है भाई उसको मेजर किस में किया जाता है ये भी तो हमें समझना है। सो पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझते हुए चलेंगे। यहां पर हमारा पॉइंट दिया है द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी SI यूनिट यानी कि उसको मेजर किया जाता है वोल्ट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है, वर्ड जो भी है उसको मैं अंडरलाइन भी करता हुआ चलूंगा आपके साथ है। इसके बाद जो भी हमारा वोल्ट होता है, एग्जाम में बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन आया है या टीचर भी आपसे एग्जाम मतलब टीचर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई डिफाइन 1 वोल्ट, आप 1 वोल्ट को डिफाइन करो। तो इसका आंसर किस तरह से करना है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। देखो वर्क जो है इसकी SI यूनिट जूल होती है और जो हमारा Q यानी कि चार्ज होता है इसकी SI यूनिट है, मतलब जो चार्ज है हमारा इसको हम कूलम में मापते हैं, इसकी SI यूनिट होती है। तो 1 जूल वर्क डन करने के लिए 1 कूलम चार्ज को मूव करने, कैरी करने के लिए 1 जूल वर्क किया जाता है, उसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन याद कर लेना, 1 वोल्ट को किस तरह से डिफाइन आपने करना है। अब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है ना, देखो यहां पर तो हमने जो पानी का लेवल था वो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में क्रिएट किया किस तरह से जाता है, कोई ऐसा डिवाइस होता होगा ना जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सके, वही चीज यहां पर हमें दी है। तो यहां पर है सेल एंड द बैटरी आर द डिवाइसेस टू मेंटेन V। जो भी हमारा V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मैनेज करने का काम होता है सेल का या फिर बैटरी का। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब सेल लगा दिया जाता है या बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि सेल और बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का और उसमें चार्ज को फ्लो कराने का। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें दिया है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई उसको वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अब ये वोल्ट मीटर क्या होता है इसको हमें डिटेल में जानना होगा। जैसे हमने एमीटर को समझा था सर्किट डायग्राम में किस तरह से कनेक्ट करते हैं, इसी तरह से वोल्ट मीटर के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स समझने होंगे। उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। सो यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हमारा होता है उसको वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट यहां पर है इट हैज हाई रेजिस्टेंस। जो भी हमारा वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता था, लेकिन यहां पर जो वोल्ट मीटर है इसको कनेक्ट किस तरह से किया जाता है भाई, पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। कनेक्शन भी करके दिखाऊंगा किस तरह से इसको किया जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पीछे वाले पेज पर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई हमारे पास 2 ग्लास हैं, एक में ज्यादा पानी है, एक में हमारे पास कम पानी है। तो पानी का फ्लो किस तरह से होगा, पानी का फ्लो होगा हमारा कम वाले से, सॉरी ज्यादा वाले से कम वाले की तरफ फ्लो होगा। बिल्कुल इसी तरह से जो करंट है उसका भी फ्लो कैसे होता है, जिस तरफ हाई पोटेंशियल होता है उससे लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट मूव करता है। अब यहां पर यह समझते हैं कि भाई वोल्ट मीटर को किस तरह से कनेक्ट किया जाना है। तो फिर से हमारे पास यहां पर सेल है, ये स्विच है, ये बल्ब है और यहां पर वोल्ट मीटर हमारा लगा हुआ है। भाई वोल्ट मीटर को हमें इस सर्किट में कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के लिए भाई इस तरह से वायर हम लगाएंगे। ये वायर कहां पर कनेक्ट होंगे, पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। जैसे देखो जो हमारा बल्ब है उसकी वायर इस तरह से यहां पर है और जो वोल्ट मीटर है उसकी वायर भी यहां पर। तो ये एक तरह से पैरेलल में इसको कनेक्ट किया जाता है। बैटरी का पॉजिटिव जिस तरफ होगा उसी तरफ हमारा वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव होगा। बैटरी का नेगेटिव जिस तरफ होगा उसी तरफ हमारा वोल्ट मीटर का भी नेगेटिव होगा। इस बात को आपने
ध्यान में रखना है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो कि इस सर्किट में करंट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आपको क्या बताया था भाई कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। तो भाई ये हमारे पास सेल या फिर बैटरी है, इसका हायर पोटेंशियल किस तरफ होता है, पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव साइड होता है लोअर पोटेंशियल। तो क्या होगा भाई, करंट की फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी। हायर हमारे पास पॉजिटिव है तो करंट पॉजिटिव से इस तरह से सर्किट में जाएगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, हमेशा करंट की जो डायरेक्शन है उसको हम एरो से शो करते हैं। जैसे यहां पर मैंने एरो बनाया है ना, ये एरो जो मैंने बनाया है ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन को शो करता है कि करंट इस सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। ये पॉइंट यहां पर मैंने क्लियर कर दिया है थर्ड वाला एग्जांपल आपको समझाकर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर से रिलेटेड हमारे सारे पॉइंट्स हो गए हैं कंप्लीट। पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने समझ लिया है, फॉर्मूला क्या बना है वो भी हमने समझ लिया है। अब एक बात समझो, जो भी हम इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाते हैं भाई, इस सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है और उनके सिंबल्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे। सर्किट डायग्राम के सिंबल्स को समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। हम बहुत सारे सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उन सर्किट डायग्राम के लिए हमें सिंबल्स को समझना होगा। जैसे यहां पर बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल। जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सेल है इसका सिंबल क्या होता है, वैसे तो पीछे वाले पेज पर आपको बता दिया गया था सेल का सिंबल किस तरह से होता है भाई, इस तरह से पॉजिटिव, जो बड़ी वाली साइड होती है इसकी उस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, ये हमारा सेल का सिंबल हो जाता है। अगर हम बात करें भाई बैटरी की, तो बैटरी में कई सारे सेल कनेक्ट होते हैं, यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही सेल है। अगर हम बैटरी के लिए सिंबल बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से हम कई सारे सेल यहां पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे कई सारे सेल कनेक्ट इसमें हो जाएंगे, ये सारे सेल हमारे बैटरी बनाएंगे। अगर दो या दो से ज्यादा सेल कनेक्ट होते हैं तो वो बैटरी होती है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो गया हमारा बैटरी के लिए सिंबल। आगे बात करते हैं भाई स्विच ओपन। स्विच ओपन का मतलब होता है कि स्विच ऑफ है। अगर स्विच ऑफ है तो उसके लिए हमारा सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, एक ब्रैकेट सा हमें बना देना है, ये होता है हमारा ओपन स्विच, यानी कि स्विच ऑफ है अभी। और अगर हम बात करें स्विच क्लोज की, यानी कि स्विच ऑन की, अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो हमें वही ब्रैकेट बनाना है और इस ब्रैकेट के बीच में एक डार्क डॉट हमें यहां पर कर देना है। ये होगा स्विच ओपन और ये होगा स्विच क्लोज का। इसके बाद अब वायर जॉइंट, अगर हम किन्हीं दो वायर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए हम सिंबल यहां पर क्या बनाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये एक वायर है, इसमें कोई अदर वायर इस तरह से कनेक्ट होता है तो यहां पर हमें उसमें डार्क कर देना है। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने डार्क डॉट बना दिया है, ये शो करता है कि भाई वायर को कनेक्ट यहां पर किया गया है, ज्वाइन किया गया है। इसके बाद है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। अगर एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस करता है विदाउट ज्वाइन किए तो उसके लिए हमारा सिंबल इस तरह से होता है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, यहां पर हमारे पास ये एक वायर है और दूसरा वायर इसी के पास से जाता है लेकिन उसको ज्वाइन नहीं करता, तो हमें उसको इस तरह से बनाना है। ठीक है, यहां पर हमें ये इस तरह से बना देना है। ये दोनों वायर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं बिना ज्वाइन किए, बिना एक दूसरे से मिले, इसके लिए हमारा यहां पर सिंबल हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब होता है हमारा भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसको हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बता देता हूं। अगर हमारा बल्ब ऑफ है तो इस तरह से बना देना है, अगर हमारा बल्ब ऑन है तो उसको इस तरह से बना के और इस पे इस तरह से क्राउन भी हमें पहना देना है। ठीक है, ये बल्ब ऑन होगा, ये बल्ब ऑफ होगा। इसके बाद बात करेंगे आ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमारा आर है, इसके लिए सिंबल क्या होगा हमारा, तो भाई इसके लिए हमारा जो सिंबल है ना वो इस तरह से होगा। देखो ये होता है हमारा रेसिस्टर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेसिस्टर।
ठीक है, ये हमारा रेसिस्टर होता है। इसके अलावा वेरिएबल रेसिस्टेंट भी कहते हैं, और रियोस्टेट क्या होता है ये भी, इसके लिए भी हमें सिंबल पता होना चाहिए। इसके लिए हमारा सिंबल जो है वो इस तरह से होता है, जैसे हमारा ऊपर वाला है ना, उसी तरह का होता है, एक छोटे से डिफरेंस के साथ है। यहां पर इसके बीच में इस तरह से हमें एक एरो लगा देना है। इसके बाद एम मीटर और वोल्ट मीटर के लिए भी हमारे सिंबल्स होते हैं भाई। एम मीटर के लिए इस तरह से राउंड बनाना है, अंदर ए लिख देना है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और वोल्ट मीटर के लिए हमें राउंड बनाना है, वी लिख देना है, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। जो भी सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे उसमें आपने इन सभी सिंबल्स का यूज करना है, सभी सिंबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब सर्किट डायग्राम के सिंबल्स के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो भी आएगा चैप्टर का, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, अगले पेज पर। चैप्टर में हमारा नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है गाइस, ओम्स लॉ। भाई ओम्स लॉ क्या होता है, इससे एक फॉर्मूला हमारा बनेगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बनेगा। सो ओम्स लॉ की बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। अभी हमने कहां तक पढ़ा है भाई, इस सर्किट तक हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी एक मेटेलिक वायर के दो पॉइंट्स में, वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, जो भी करंट उस मेटेलिक वायर में, मेटेलिक कंडक्टर में पास हो रहा है उसके। तो हम क्या कंक्लूजन निकालें, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। और करंट जो भी पास हो रहा है मेटेलिक कंडक्टर में, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, करंट को हम I से डिनोट करते हैं। कह ये रहा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस और जो भी करंट पास होता है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इनके बीच में प्रोपोर्शनलिटी का इस तरह से हमें साइन लगा देना है, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। एक सिंपल चीज यहां से हमने समझ ली। अब जो डेफिनेशन है उसको हम आगे पढ़ते हैं। डेफिनेशन में आगे है, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जो हमारा मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक वायर है, उसका कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर। भाई कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। अब कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम यहां पर फॉर्मूला बनाने के लिए टर्म जो कांस्टेंट लेंगे वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, V, जो भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो हट जाएगा, इक्वल्स में चेंज हो जाएगा जब हम यहां पर कांस्टेंट टर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो V हमारा यहां पर एज इट इज आ गया, यहां पर आ जाएगा हमारा I और यहां पर आ जाएगा हमारा R। अब कहोगे आप कि भैया ये R क्या है, ये R होता है रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस किसी भी वायर का कांस्टेंट होता है जिससे उस वायर का टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। सो R4 हो जाएगा यहां पर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी के लिए आप ये याद रखो कि भाई हमारा एक काफी अच्छा फॉर्मूला बन गया है, V इक्वल्स टू में I R, ये ओम्स लॉ होता है। अब ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, वो किस तरह का दिखाई देता है ये भी समझो। देखो हमने एक तरफ यहां पर एक्स एक्सिस बना ली है, एक तरफ वाई एक्सिस बना ली है। आई यहां पर हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस पर, आई क्या होता है भाई, हमारा करंट होता है। और यहां पर जो हमारी वाई एक्सिस है इस पर हो जाएगा हमारा वी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हमारा आई है, ये हमारा वी है। ओम्स लॉ का जो भी हमारा ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। जैसे इस तरह से हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनता है, जैसे यहां पर हमने बनाया है। ये लाइन जरूरी नहीं है कि इस तरफ आई की तरफ ज्यादा हो, अगर मैं और अच्छी तरह से बनाना चाहूं इस तरह से भी बना सकता हूं। स्ट्रेट लाइन होगी जो भी ग्राफ बनेगा उसमें बिल्कुल सीधी लाइन होगी, ठीक है। ये होता है हमारा गाइस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला बता दिया। अब बात करेंगे गाइस रेजिस्टेंस की। क्या होता है रेजिस्टेंस, अगले पेज पर समझेंगे इसको।
बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस के बारे में डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। जो भी चार्ज फ्लो होता है उसको हम कहते हैं भाई करंट है। अब करंट के रेजिस्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। है हर एक कंडक्टर, हर एक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस उसको कहा जाता है। जो काम क्या करती है भाई, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो भी फ्लो होता है चार्ज का उसको रेजिस्ट करना, उसको रोकने की कोशिश करना। जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास ये एक वायर है, इसमें चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, चार्ज इसमें फ्लो होता है। तो जो भी हमारा ये वायर है इसकी एक प्रॉपर्टी होगी जो कोशिश करेगा रोकने की, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं उनको रोकने की वो कोशिश करता है। चार्ज जो है उसको फ्लो होने के लिए वो रेजिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है। उसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। और रेजिस्टेंस के बारे में यहां पर हमें दिया है इट्स एसआई यूनिट इज ओम। जो भी हमारी यहां पर रेजिस्टेंस होता है इसकी एसआई यूनिट ओम होती है। और ओम का यहां पर एक सिंबल होता है गाइस। एक तो हमारा जो हिंदू मतलब हिंदुओं में जो होता है वो तो इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है हमारा ओम। लेकिन यहां पर जो ओम है ये अलग है भाई, ठीक है, कनेक्ट मत करना। यहां पर जो ओम है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारा होता है ओम के लिए सिंबल। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। तो ये हो गया हमारा, जिसमें मतलब रेजिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, ओम में मेजर किया जाता है। अब पीछे वाले पेज पर मैंने ओम्स लॉ में क्या बताया था आपको, V इक्वल्स टू में आई आर हमारा फॉर्मूला बन रहा था। अगर हमें फाइंड करना हो रेजिस्टेंस तो कैसे करेंगे भाई, इसी फॉर्मूले से हम, देखो इसी फॉर्मूले को लिख लेता हूं मैं, V इक्वल्स टू में आई आर मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं भाई, V मेरा एज इट इज आ गया, I और R यहां पर मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के साथ है। I को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास आर है। यानी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा यहां पर क्या बन जाता है, V इक्वल्स टू में आई। ये फॉर्मूला हमारा ओम्स लॉ से ही हमने डिराइव किया है। यानी कि आपको मेनली याद क्या रखना है, ओम्स लॉ ही याद रखना है, उसी से ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस में हमने जो जो भी चीजें समझनी थी वो समझ ली। अब रेजिस्टेंस में ही एक डिवाइस की बात कर लेते हैं। रियोस्टेट ये डिवाइस होता है, क्या करता है भाई ये डिवाइस, इसका यूज क्या होता है उस चीज को समझो। तो इसमें दिया है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस। जो हमारा यहां पर रियोस्टेट होता है ये वेरी कर देता है रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को कम भी कर सकता है, रेजिस्टेंस को ये ज्यादा भी कर सकता है। अब कम रेजिस्टेंस और ज्यादा रेजिस्टेंस करने से जो फ्लो ऑफ करंट है उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, करंट को कितना करंट बाहर मतलब कितना करंट भेजना है, कितना करंट जाना चाहिए सर्किट से, उसको कंट्रोल करने का काम होता है रियोस्टेट का। ठीक है, इस तरह का ये डिवाइस दिखाई देता है। अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स वगैरह कराएंगे तो इस तरह का ये डिवाइस करता है होता है। जो ऊपर की तरफ हमारा ये है, इसको इस तरफ स्लाइड करते हैं तो रेजिस्टेंस में चेंज किया जा सकता है। रियोस्टेट हमारा ये डिवाइस होता है, सर्किट में कनेक्ट करके सारी चीजें की जाती हैं। सो रेजिस्टेंस के बारे में हमने रियोस्टेट जो डिवाइस था ये समझ लिया। अब रेजिस्टेंस कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, किस चीज पर ये डिपेंड करता है, उन चीजों को समझने के लिए मूव कर लिया है हमने नेक्स्ट पेज पर। सो यहां पर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में ही, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स है। जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तीन फैक्टर समझने हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहला यहां पर पॉइंट हमें दिया है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो भी रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर से। यानी कि वायर जो भी हमारा है इसकी जो भी लेंथ होती है उसको हम कहेंगे L। जो भी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं गाइज R से, और प्रोपोर्शनल का साइन लगा के L फॉर लेंथ ऑफ वायर हमारी हो जाएगी। यानी कि वायर की जितनी लंबी लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, वायर की लेंथ जितनी कम होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, लंबा वायर ज्यादा रेजिस्टेंस, छोटा वायर
कम रेजिस्टेंस। इतना ध्यान आपने रखना है। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई, हमारी जो मोटाई होती है ना वायर की, ठीक है, हमारा वायर अगर हम इसको इस तरफ है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे हमारा वायर है, यहां पर मैं बना देता हूं, ये हमारा वायर है कोई, ठीक है, ऊपर की तरफ सिलिंड्रिकल इस तरह से है, तो जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो भी एरिया होता है, रेजिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लेते हैं जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम डिनोट करेंगे ए से, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्वल्स टू में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा 1 में ए, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां पर हमें लगाना है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। भाई जो रेजिस्टेंस हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी फॉर टेम्परेचर से, यानी कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर जितना भी कम होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही कम हो जाएगा। ये 3 पॉइंट आप ध्यान जरूर रखना, क्योंकि इन 3 पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आते रहे हैं। सो रेजिस्टेंस के जो भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं वो हमने समझ लिए। अब रेजिस्टेंस में ही एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, उसको हमें समझना है, तो उसके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें समझते हैं। सो रेजिस्टिविटी में है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। है भाई जो रेजिस्टिविटी है ना, ये एक प्रॉपर्टी होती है हर एक मटेरियल की। कौन कौन से मटेरियल भाई, चाहे मेटल्स हो, चाहे नॉन मेटल्स हो, चाहे एलॉयज हो, चाहे मेटलॉइड्स हो, हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसको रेजिस्ट करना, उसको रोकने की कोशिश करना। अब किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। जिसकी कम होती है रेजिस्टिविटी, उनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में या फिर इलेक्ट्रिकल वायर्स में। अगर किसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो करंट उसमें फ्लो हो ही नहीं पाएगा। बाधा जो होती है ना, उसी को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में जो बाधा होती है उसको रेजिस्टिविटी कहा जाएगा, ठीक है। हर एक मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहां पर हमें दिए गए हैं, इनको समझो। जैसे यहां पर है इट इज कांस्टेंट। भाई ये कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर यानी कि चांदी है। भाई जो चांदी है ना, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, उसकी रेजिस्टिविटी होती है 1.6 इंटू में 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये इसकी रेजिस्टिविटी होती है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी हर एक कंडीशन में फिक्स रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह से कॉपर की अलग रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, वो फिक्स होती है, कॉपर की अपनी रेजिस्टिविटी होती है, और जो अदर मटेरियल होते हैं उनकी अपनी रेजिस्टिविटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हमें दिया है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज टू मेक वायर्स एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। भाई जो कॉपर है, आपने देखा होगा कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स बनाए जाते हैं क्योंकि करंट उसमें आसानी से फ्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होने की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसमें बाधा उत्पन्न कम होती है, इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, alloy यूज एज हीटिंग डिवाइसेज एज देयर रेजिस्टिविटी इज हाई एंड दे डू नॉट बर्न। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हीटिंग डिवाइसेज भी होते हैं, हीटर होता है, आयरन होती है, प्रेस जिसपे कपड़े हम जो करते हैं आयरन होती है। इस तरह के जो डिवाइसेज होते हैं उनमें क्या होता है भाई, उनकी रेजिस्टिविटी जो है ना, उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है उनकी रेजिस्टिविटी जो है ना वो हाई होती है उन मटेरियल्स की, और हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से ही हीट ज्यादा करते हैं, वो हीट करते हैं, ठीक है। तो इन हीटिंग डिवाइसेस में कौन सी चीजें यूज की जाती हैं भाई, एलॉयज यूज किए जाते हैं, और एलॉयज जो है ना उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, वो हीट कर सकते हैं लेकिन बर्न, वो जलते नहीं हैं, वो सर्किट को ब्रेक नहीं करेंगे बहुत जल्द, और वो हीट भी पैदा कर सकते हैं, हीट भी जनरेट कर सकते हैं जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी।
ठीक है। सो रेजिस्टिविटी के बारे में जो जो भी चीजें थी सारी चीजें समझने के बाद अब बारी हमारी आएगी रेजिस्टर को समझने की। रेजिस्टर के बारे में यहां पर हमें दिया गया है, अ रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट इलेक्ट्रिक करंट। जो भी हमारा रेजिस्टर होता है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है भाई। कई सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिवाइसेस हमारे होते हैं, वो सारे के सारे हमारे रेजिस्टर ही होते हैं। उनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करना होता है, ठीक है, उसको हम रेजिस्टर कहते हैं। अब इसके बारे में क्या दिया है? अ रेजिस्टर इज एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कांट ट्रेवल इजीली। जो भी हमारे रेजिस्टर होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है इजीली उनमें ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो इस तरह के जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं उनको हम कहेंगे रेजिस्टर। जैसे हमारा पंखा होता है भाई, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो टाइम लेती है, ठीक है। इसी तरह से बल्ब है, टीवी है, ये सारे के सारे डिवाइसेस हमारे होते हैं क्या? रेजिस्टर होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो नहीं करती है। बहुत इजीली किसमें फ्लो करती है? जैसे सिल्वर है, इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, तो सिल्वर में बहुत फास्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इसी तरह से जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनके वायर्स हैं, इनमें भी जो हमारा करंट है वो फ्लो करता है। लेकिन जो इस तरह के हमारे डिवाइसेस होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, इनमें बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। अब जो भी हमारे ये रेजिस्टर्स होते हैं ना भाई, रेजिस्टर्स जो है ना उनको दो तरह से कनेक्ट किया जाता है। किस किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, वहां से किस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेंगे, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो भी हमारे रेजिस्टर्स होते हैं उनको दो तरह से कनेक्ट किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड हमारा बुक में कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। यानी कि जो भी हमारे रेजिस्टर्स होते हैं उनका एक सिस्टम होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं, न्यूमेरिकल यहां से बनता है भाई। सो दो तरह से कैसे कैसे कनेक्शन होता है, पहला होता है रेजिस्टर इन सीरीज, दूसरा होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जो हमारा रेजिस्टर्स इन सीरीज है इस वाले पेज पर समझते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसको हम समझेंगे। तो उसके लिए हमें सर्किट डायग्राम की जरूरत होगी। सीरीज में जो हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा यहां पर हमने बना लिया है, ठीक है। ये सीरीज वाला हमारा सर्किट डायग्राम बन गया है। अब यहां पर समझो, देखो भाई बैटरी है, स्विच है, एमीटर हमारे पास है, एमीटर का पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव एक ही साइड में होगा, यहां पर हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव को हमने कनेक्ट किया है। यहां पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं तीन चीजें, ये हमारा रेजिस्टर 1 हो जाएगा, ये रेजिस्टर 2 हो जाएगा, ये R4 रेजिस्टर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 रेजिस्टर हमारे पास हैं। अब आपको पता है वोल्ट मीटर भी हमें कनेक्ट करना होगा ना। एमीटर तो कर दिया, वोल्ट मीटर जो है उसको पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। सीरीज का मतलब क्या होता है भाई? लाइन से कनेक्ट किए गए हों। जैसे यहां पर R1 R2 R3 इनको एक लाइन से कनेक्ट किया गया है, तो इसको कहेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज। एक लाइन से सीरीज में कनेक्ट किया गया है। अब जो वोल्ट मीटर होता है उसको माप, मतलब जो हमारा रेजिस्टर मतलब वोल्ट मीटर है उसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल। तो भाई वोल्ट मीटर को हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे, यहां पर हमारा वोल्ट मीटर आ जाएगा, ठीक है। हर एक के लिए इसको हम कहेंगे V1 वोल्ट मीटर, ठीक है। ये हमारा V1 जो R1 के लिए लगा होगा, ये V1 R1 के लिए लगा है। इसी तरह से यहां पर हम दूसरा कनेक्ट करेंगे जिसे कहेंगे हम V2, ये हमारा R2 के लिए होगा, और R3 के लिए लगा देंगे यहां पर हम अपना V3। इस तरह से हम अपने वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपको ध्यान क्या रखना है? बैटरी के पॉजिटिव साइड की तरफ वोल्ट मीटर का पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां पर एक फॉर्मूला जो आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? V इक्वल्स टू में IR। ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने ओम्स लॉ में। इसी फॉर्मूले का यूज यहां पर किया जाएगा। जो भी हमारा यहां पर देखो, अगर हमें यहां पर V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है हम सबसे पहले किस में फाइंड करेंगे भाई? V1 के लिए हम अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करेंगे। V1 इक्वल्स टू में जो हमारा I है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी हमारे पास वही है, सेम बैटरी है R1 R2 और R3 के लिए। तो V1 इक्वल्स टू में हमारा I आ जाएगा। जो भी हमारा यहां पर पहला रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? R1 हो गया, यानी कि V इक्वल्स टू में I R1 हो जाएगा। इसी तरह से V2 इक्वल्स टू में I R2 हो जाएगा, और V3 इक्वल्स टू में I R3 हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है हमारा R1 R2 R3 यहां पर
आ जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, अगर हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है यानी कि V की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा, जो भी हमारी यहां पर इक्वेशन बनी है भाई, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और जो भी हमारी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें V फाइंड करना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो V फाइंड करने के लिए हम ऐड कर देंगे V1 प्लस में V2 प्लस में यहां पर V3 को। अब V1 की वैल्यू कितनी है फर्स्ट इक्वेशन में, IR1 आप देख सकते हो, V2 की वैल्यू कितनी है, IR2 देख सकते हो, V3 की वैल्यू कितनी है, IR3 देख सकते हो। तो इनकी वैल्यू हमें पुट कर देनी है। V इक्वल्स टू में V1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हम पुट कर देंगे, IR1 यहां पर आ जाएगा, उसके बाद प्लस में V2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी IR2, उसके बाद V3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी IR3। आप देखो यहां पर तीनों में हमारे पास I आता है, तो हम करेंगे V इक्वल्स टू में I हमारा क्या हो जाएगा भाई, I यहां पर हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा R1 प्लस में R2 प्लस में आ जाएगा हमारा R3, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज है। अब एक बात मुझे बताओ आप, जो हमारा यहां पर V है, V का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहां पर देखो V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो V की जगह पर मैं IR लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। V की जगह पर आ जाएगा मेरे पास IR इक्वल्स टू में हमारा I और ब्रैकेट के अंदर हमारा R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ये एज इट इज यहां पर आ जाएंगे। अब एक चीज यहां पर देखो, I हमारा इस तरफ भी है, I हमारा इस तरफ भी है, तो मैं I से I को कैंसिल कर दूंगा। फाइनल जो रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू में R1 प्लस में R2 प्लस में R3। जो हमारा यहां पर ये फाइनल कंक्लूजन निकला है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अगर कोई भी हमारे रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस वाली आइडेंटिटी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। सो सीरीज में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है और वहां से हमारा न्यूमेरिकल कौन से फॉर्मूले से बनेगा, डिटेल में मैंने डिराइव करके बता दिया है, तो अभी शेयर जरूर कर दो अपने क्लासमेट्स के साथ। अब बात करेंगे, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हमारे रेजिस्टर्स को तो कैसे करना है उसको सोल्व, उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। सीरीज को समझने के बाद अगर रेजिस्टर्स को पैरेलल कर दिया जाए तो क्या होगा, जैसे यहां पर देखो हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, इसमें हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये किस तरह से हैं, जैसे पैरेलल लाइंस होती है ना, इसी तरह से ये पैरेलल कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, R1 R2 R3। अब जो भी इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो इस पॉइंट के बाद, ठीक है, इस वाले पॉइंट के बाद कुछ करंट इसमें चला जाएगा, कुछ करंट इसमें और कुछ करंट इसमें चला जाएगा। मान लेते हैं R1 में जो करंट है ना वो I1 जाएगा, R2 में हमारा जो है, ठीक है, R2 में हमारा I2 करंट जाएगा और R3 में हमारा I3 करंट फ्लो होगा। जब भी हम इस यहां पर पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो कुछ करंट ऊपर वाले में से, कुछ करंट बीच वाले में से, कुछ करंट नीचे वाले में से फ्लो करता है, सभी में एक जैसा करंट नहीं रहता है। ये कुछ इस तरह से है कि यहां हमारी एक रिवर है, उसमें से अलग अलग 3 रिवर्स को निकाल दिया गया है, कुछ पानी ऊपर वाली में से, कुछ बीच वाली में से, कुछ साइड वाली रिवर में से चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से I1 I2 I3 करंट इन तीनों में से फ्लो करेगा। और टोटल करंट इसमें कितना है, टोटल करंट इसमें यहां पर है I। अब यहां पर हमें वोल्ट मीटर तो हमने अभी कनेक्ट किया ही नहीं है, वोल्ट मीटर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है भाई, पैरेलल में। तो मैं यहां से एक लाइन इस तरह से लगा देता हूं, यहां पर मेरा आ जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है। ये तीनों के तीनों को क्या करेगा भाई, जो भी हमारा R1 R2 R3 है उनका पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करेगा, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, बैटरी के पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव, बैटरी के नेगेटिव से वोल्ट मीटर का नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी। एक फॉर्मूला आपको पता है V इक्वल्स टू IR। अगर यहां पर मैं I की वैल्यू फाइंड करता हूं तो मेरा V एज इट इज रहेगा, I इक्वल्स टू में हमारा आ जाएगा, और जो हमारा R यहां पर I के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि I इक्वल्स टू में VR हमारा बनता है। जो भी हमारी ये इक्वेशन बनी है, इसी इक्वेशन से अगर मैं पता लगाऊं कि भाई जो करंट है मेरा I1 है वो कितना है, I1 कितना हो जाएगा V अपॉन में R। जो हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग नहीं होता है, क्योंकि आप देखो तीनों हमारे जो R1 R2 R3 हैं सभी का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर मेजर कर लिया गया है।
सो यहां पर हमारा क्या होगा, मैं पता लगाऊंगा I1, उसके बाद I2 और उसके बाद पता लगाऊंगा मैं I3 को। ठीक है, थोड़ा सा गैप करके मैं इनको लिख देता हूं, पहले I1 ही पता लगा लेते हैं। I1 हमारा क्या होगा, V अपॉन में R होता है। V पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कांस्टेंट होगा, अपॉन में रेजिस्टेंस जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना है भाई, R1 है। ठीक है, इसी तरह से I2 की बात करूंगा तो V हमारा सेम रहेगा, जो I2 है उसका रेजिस्टेंस कितना है, सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो R2 है। इसी तरह से जो I3 हमारा है V हमारा सेम रहेगा, R3 में हमारा मतलब I3 में हमारा रेजिस्टेंस कितना है, R3 हमारा यहां पर आ जाएगा। अब क्या किया जाए भाई, आपको पता है ना एक बात तो सिंपल सी कि भाई अगर मुझे एक ओवरऑल I फाइंड करना है तो उसमें क्या होगा, I1 प्लस में I2 प्लस में I3 यहां पर कर दिया जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई, जो भी हमारा इस साइड में I है वो तो एज इट इज यहां पर चलता रहेगा। यहां पर वैल्यू I1 I2 I3 की यहां से हमें पुट करनी होगी। I1 की वैल्यू आप यहां पर देख सकते हो V अपॉन में R1 है तो यहां पर V अपॉन में R1 आ जाएगा। I2 की वैल्यू V अपॉन में R2 आ जाएगी। उसके बाद I3 की वैल्यू V अपॉन में R3 यहां पर आ जाएगी। अब एक चीज देखो, सभी में यहां पर ऊपर की तरफ V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आता है, और I का फॉर्मूला क्या है यहां पर V अपॉन में R। तो सबसे पहले जो यहां पर मेरा I आया है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, V अपॉन में R मैंने लिख दिया इक्वल्स टू में। अब यहां पर हर एक में V आया है ना, तो मैं V को कॉमन ले लेता हूं भाई। V कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, देखो सभी में से V हमने कॉमन ले लिया ऊपर से, अगर कुछ भी नहीं बचता है तो 1 होता है, मैथमेटिक्स में मैंने आपको कई बार बताया है। सो V कॉमन लेने के बाद यहां पर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आप देखो इसमें ऊपर की तरफ V है और यहां पर भी V है, तो हम V से V को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगी, यहां पर हमारा देखो कुछ भी नहीं बचा है, इट मीन्स 1 होगा। सो यहां पर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में R, जो भी हमारा 1 अपॉन में रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा। इस तरफ हमारी कौन कौन सी वैल्यू बची है, एज इट इज राइट डाउन उनको कर देना है। 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। सो जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं रेजिस्टर्स का तो हमारी ये कंडीशन निकल कर आती है। ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली आइडेंटिटी फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में काम आएगी। जो भी न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो होगी उसमें भी इसका यूज किया जाएगा। सो रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में किस तरह से कनेक्ट किया, क्या इक्वेशन हमारी बनी, पैरेलल में किस तरह से कनेक्ट किया, क्या इक्वेशन हमारी बनी, सारी चीजें समझने के बाद अब मुझे एक आंसर करके बताओ कि भाई हमें जो भी रेजिस्टर्स हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए या फिर पैरेलल कनेक्ट करना चाहिए, किस में फायदा होता है। यह भी अगर समझना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स में हमने दो चीजें समझ ली हैं। रेजिस्टर्स इन सीरीज जिसमें हमारा I यानी कि करंट कांस्टेंट होता है, और रेजिस्टर इन पैरेलल जिसमें हमारा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V हमारा कांस्टेंट होता है। जो हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन है R1 R2 R3 R4, इस तरह से लाइन में आगे और भी रेजिस्टर इसमें लगाए जा सकते हैं। जो रेजिस्टेंस ओवरऑल निकल कर आता है वो R1 R2 R3 प्लस में आगे अगर और भी हमारे रेजिस्टर हैं उन सभी के रेजिस्टेंस को ऐड करके निकल जाता है। अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R1 R2 R3 जो है हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलता है, 1 अपॉन में R इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। इस तरह से हमारी ये आइडेंटिटी बनती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई जो भी हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं किस तरह से उनको कनेक्ट करने में फायदा होता है, क्या सीरीज में कनेक्ट करने पर फायदा है या फिर पैरेलल में कनेक्ट करने पर फायदा है। तो यहां पर उसका आंसर आपको मिलेगा एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें जो भी रेजिस्टर्स होते हैं ज्यादातर पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको कनेक्ट किया जाता है। इसके कुछ फायदे होते हैं भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज बहुत कम होता है, पैरेलल ज्यादा यूज किया जाता है। फायदे क्या क्या हैं इसके, पहला यहां पर दिया गया है इन सीरीज व्हेन वन रेजिस्टर फेल द सर्किट ब्रोकन एंड नन कंपोनेंट वर्क। मान लो जो हमारा R1 है यहां पर ये खराब हो गया, अगर ये खराब हो गया
तो हमारा सर्किट जो है ना वो पूरा ब्रेक हो गया। भाई सर्किट ब्रेक हो गया, अगर R1 खराब हो गया तो R2 भी वर्क नहीं करेगा, R3 भी वर्क नहीं करेगा, R4 R5 जितने भी हमने सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट कर रखे होंगे कोई भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम पैरेलल में, मतलब पैरेलल को प्रीफर किया जाता है कनेक्शन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर है डिफरेंस अप्लायंसेस डिफरेंट करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाई इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई देखो करंट जो है ना यहां पर कांस्टेंट रहता है, हर एक जो रेजिस्टर है उसको सेम करंट मिलेगा, R1 के लिए भी उतना ही रहेगा, R2 के लिए भी और R3 के लिए भी। लेकिन जरूरत तो सबकी अलग अलग होती है ना, फैन की जरूरत कम होती है, एसी की जरूरत ज्यादा होती है, रेफ्रिजरेटर की फैन से ज्यादा एसी से कम होती है। ठीक है, बल्ब जो है उनकी उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें बहुत कम होती है। तो यहां पर क्या होता है, सीरीज में सभी को बराबर करंट दिया जाता है। अगर हम पैरेलल की बात करें तो भाई R1 को जितनी जरूरत होती है वो यहां से फ्लो R1 से कर जाता है, R2 को जितनी जरूरत होती है वो R2 से, R3 को जितनी जरूरत होती है वो R3 से फ्लो कर जाता है। फर्स्ट वाले में जो हमारा करंट है वो कांस्टेंट होता है। तो जो भी हमारे अलग अलग अप्लायंसेस होते हैं सभी की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करता है। सीरीज में जो है ना वो ओवरलोड हो सकता है किसी भी रेजिस्टर में और वो रेजिस्टर खराब हो सकता है करंट कांस्टेंट होने की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर दिया है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो रेजिस्टेंस है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा निकल कर आएगा, और अगर हमने पैरेलल कनेक्ट किया है तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कम निकल कर आएगा। रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी अच्छी तरह से ही करंट फ्लो होगा। तो कम होता है पैरेलल में और ज्यादा होता है सीरीज में, तो इसीलिए सीरीज वाले को अवॉइड किया जाता है। कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल में ज्यादातर किया जाता है। पैरेलल के क्या क्या फायदे हैं सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर किसी मटेरियल में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाए, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाए, तो आपको पता है ना जो डिवाइसेस हैं वो हमारे हीट करने लगते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग भी होती है, इसको भी समझेंगे। मूव करेंगे इसके लिए नेक्स्ट पेज पर। कॉन्सेप्ट हमारा शुरू होता है हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग अफेक्ट होना जैसे कि हीटर्स में होता है, इसको समझते हैं। फॉर्मूला भी यहां पर होगा, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। सो बात करेंगे इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज ए हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई जो कंडक्टर होता है जिसमें से हमें करंट पास करना है, अगर वो प्योरली रेजिस्टिव है यानी कि रेजिस्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न होती है करंट पास होने में, तो जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डिसिपेटेड होती रहती है हीट एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट एनर्जी बन जाती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि हीटर्स में होता है। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला बनेगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो याद होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या था, V इक्वल्स टू में W अपॉन में Q। V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, W हमारा वर्क और Q होता है हमारा चार्ज। ठीक है, अब यहां पर जो भी हमारा क्या है, एक चीज आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट, जो भी हमारा वर्क होता है, वर्क हमेशा एनर्जी के इक्वल होता है, वर्क इक्वल्स टू एनर्जी होता है। तो एनर्जी कौन सी यहां पर बन रही है, हीट एनर्जी, तो जो भी वर्क है वो इक्वल हो जाएगा H फॉर हीट एनर्जी। H का मतलब यहां पर होगा हीट एनर्जी। वर्क और हीट एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होगी, तो इस फॉर्मूले में अगर मैं W की जगह पर हीट H लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, V इक्वल्स टू में, एक सेकेंड गाइज, यहां पर फॉर्मूला बनेगा V इक्वल्स टू में W की जगह पर आ जाएगा मेरा H अपॉन में Q। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे हीट का फॉर्मूला बनाना है तो यहां पर हमारा H जो है वो एज इट इज आ जाएगा, जो Q मेरा है यहां पर, उस Q को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं, डिवाइड में है Q, दूसरी तरफ जाएगा तो V में मल्टीप्लाई हो जाएगा, V Q इक्वल्स टू में H हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, H इक्वल्स टू में V Q। अब इसी फॉर्मूले से आपको पता है ना, कुछ चीजें यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए कि भाई I इक्वल्स टू में Q अपॉन T होता है। इसके अलावा आपको पता है कि भाई अगर इसी फॉर्मूले में मैं कुछ चेंजेस करूंगा छोटे मोटे, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, Q इक्वल्स टू में I
टी बन जाएगा। इसके बाद अगर एक और चीज मैं यहां पर लिखता हूं v इक्वल्स टू में आई आर मेरा होता है। ये चीजें सारी की सारी हम समझ चुके हैं ना, ठीक है, ये दोनों चीजें तो सेम ही हैं। ये v इक्वल्स टू आई आर मैं समझा चुका हूं। अब अगर जो भी मेरा यहां पर q है, ठीक है, यहां पर q है, इस वाले में से मैं q की वैल्यू इसमें अगर पुट कर देता हूं, ठीक है, एक फॉर्मूला तो यहां पर मेरा ये बन जाता है, ठीक है, एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया। अगर इसी फॉर्मूले में मैं Q की जगह पर Q की वैल्यू आई टी पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू में V, और जो भी मेरा यहां पर Q है उसकी वैल्यू कितनी है, आई टी है। तो यहां पर आ जाएगा मेरा आई टी। कितने फॉर्मूले हमारे बन गए भाई, पहला फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला यहां पर बन गया हीट का, इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला भी बनाकर दिखा दूं। देखो इसमें जो V हमारा यहां पर दिया गया है, इस V की जगह पर मैं आई आर लिख सकता हूं, कर सकते हैं भाई। तो H इक्वल्स टू में V की जगह पर आ जाएगा हमारा आई आर, इनटू में हमारा क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, ठीक है, आई टी हमारा एज इट इज यहां पर आ जाएगा। V की जगह पर मैंने आई आर पुट कर दिया, इसके बाद जो मेरा आई टी यहां पर है वो एज इट इज आ गया। अब आप देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, H इक्वल्स टू में आई को आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा आई का स्क्वायर, और आर टी जो भी हमारे हैं वो एज इट इज लग जाएंगे। ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले जो हैं वो हम खुद से भी ड्राइव कर सकते हैं, मैंने 3 फॉर्मूले आपको बनाकर दिखा दिए हैं, ठीक है। अब जो हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटर्स में होता है, उसके कुछ नियम होते हैं भाई। कौन कौन से नियम हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, इसमें 3 पॉइंट हमें समझने हैं, 3 लॉ होते हैं। पहला यहां पर है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो H4 हमारा हीट हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, वो स्क्वायर ऑफ करंट के, करंट का स्क्वायर। करंट को हम डिनोट करते हैं किससे भाई, आई से, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन करंट। जो भी हमारी हीट होती है H4 हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके भाई, रेजिस्टेंस जो भी होता है कंडक्टर का उसके, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा R। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट स्क्वायर के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। इसके बाद क्या है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। इसके अलावा हीट जो है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितने में करंट उस कंडक्टर में फ्लो करता है। तो भाई ये भी मैं लिख सकता हूं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब आप एक चीज मुझे बताओ, अगर इन तीनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या होगा। कंबाइन करने पर देखो इस तरफ हमारा H जो है ये एज इट इज आ जाएगा। इन तीनों को मैंने कंबाइन किया है, यहां पर कर देता हूं कंबाइन, जगह हमारे पास है, यहां पर कंबाइन करूंगा तो भाई H आ जाएगा। इस तरफ हमारा आई स्क्वायर है, R है और T है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू में आई स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा हमारा R और T। आप मुझे बताओ क्या तीसरे नंबर वाला फॉर्मूला ही नहीं बन गया ये। तो जो हमारा तीसरे नंबर वाला फॉर्मूला है वो अपने आप में क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। इन 3 पॉइंट्स से हमने इस वाले फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया, बनाया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, ठीक है। तो जो भी हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था उसमें हमने फॉर्मूले और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को समझा। अब इस हीटिंग इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या यूजेस हैं, ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जब भी हीटिंग इफेक्ट होता है उसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, कुछ प्रैक्टिकल यूजेस होते हैं। पहला यूज यहां पर क्या दिया गया है, हीटिंग इज डिजायरेबल इन डिवाइस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज। है हीट की जरूरत होती है हमें भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज में, हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, जो पानी गर्म करने वाले गीजर होते हैं उनमें हमें जरूरत होती है इस हीटिंग इफेक्ट की। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहां पर हमें हीटिंग की जरूरत नहीं होती है। लाइक मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरा ये टैबलेट जो है ना ये हीट कर रहा है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिसिटी पर ही वर्क करता है। तो भाई इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, हीटिंग इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर। भाई मेरा कंप्यूटर भी हीट करता है, ठीक है, जब गेम खेलते हैं हैवी, मैं गेमर नहीं हूं
हूं। ठीक है, जब गेमिंग वगैरह करते हैं, मतलब जो हैवी टास्क करते हैं कंप्यूटर्स में, तो हमारे कंप्यूटर से हीट करते हैं, रेफ्रिजरेटर जो होता है वो भी हीट करता है, आजकल जो हमारे स्लिम टीवी आते हैं भाई वो भी काफी हीट जनरेट करते हैं। तो कुछ जगह पर हीटिंग के बहुत अच्छे अच्छे डिजायरेबल यूज होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमें हीट की जरूरत नहीं होती है, अनवांटेड हीट हमें मिल जाती है। जैसा कि एग्जांपल मैंने दिया है, मेरा ये टैबलेट है ना यार, अभी हीट कर रहा है, मुझे इसको टच कर रहा हूं ना तो मुझे हीट फील हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए, मुझे उसकी जरूरत यहां पर नहीं है। तो कहां कहां पर हीटिंग इफेक्ट चाहिए और कहां कहां पर नहीं चाहिए, कहां कहां पर डिजायरेबल या अनडिजायरेबल होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर एक चीज समझनी होगी हमें, एक वर्ड आया है इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या होता है भाई, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में यहां पर दिया है, दीज आर द डिवाइस विच प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। हमारे घरों में ओवरलोडिंग भी हो जाती है, शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो ब्रेक कर देता है सर्किट को। अगर हमारे किसी अप्लायंसेस में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट जो है ना वो रोक देता है, वो रोकने का काम होता है इस इलेक्ट्रिक फ्यूज का। इस इलेक्ट्रिक फ्यूज के हमारे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्या क्या है, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज है भाई, इलेक्ट्रिक फ्यूज को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग का पॉइंट इसलिए कम होता है, अगर हीट होने पर वो मेल्ट हो जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए, सो मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। इसके बाद क्या है, इट इज लाइक वायर मेड अप ऑफ मेटल्स, ये एक वायर की तरह होता है, पतला सा वायर होता है फ्यूज में, ठीक है, जिससे ये बना होता है, उसको इलेक्ट्रिक फ्यूज कहा जाता है। तो हमने यहां पर प्रैक्टिकल यूजेस देख लिए हैं हीटिंग इफेक्ट के, कहां पर हमें जरूरत होती है, कहीं पर हमें जरूरत नहीं होती, फिर भी हीटिंग इफेक्ट हमें मिल जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी हमने समझ लिया। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, उस लास्ट कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। भाई क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर में हमें दिया गया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। है जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है पर यूनिट टाइम में किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। तो भाई बहुत सिंपल, पी से हम पावर मतलब इलेक्ट्रिक पावर को हम डिनोट करते हैं, पी से फॉर्मूला बनाते हैं। तो P इक्वल्स टू में एनर्जी कंज्यूम होती है पर यूनिट टाइम में, E फॉर एनर्जी हमारा आ जाएगा अपॉन में पर यूनिट टाइम, जितनी भी एनर्जी कंज्यूम होती है पर यूनिट टाइम में उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूले में कुछ बदलाव अगर हम करें, जैसे अगर मैं आपको हीट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हीट एनर्जी का, ठीक है, H फॉर हीट एनर्जी इक्वल्स टू में होता है हमारा I स्क्वायर R T। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पीछे से पीछे वाले पेज पर ही बताया जो है। अगर इस H की वैल्यू को मैं E की जगह पर पुट कर दूं, E फॉर एनर्जी हो गया हमारा, और हीट एनर्जी, हीट भी हमारी क्या है, एनर्जी है। तो P इक्वल्स टू में E के स्थान पर आ जाएगा मेरा H की वैल्यू I स्क्वायर R T अपॉन में यहां पर T। T से T को कैंसिल करूंगा तो पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर यहां पर हो जाएगा। जैसे हमारे हीट के मैंने आपको तीन फॉर्मूले बनाकर दिखाए थे, उसी तरह से आप क्या करो, हीट का जो हमारा पहला फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या था भाई, वी आई टी वाला जो फॉर्मूला है, अगर यहां पर ई की जगह पर मैं वी आई टी रख दूं तो मेरा एक अलग फॉर्मूला बनेगा पावर के लिए, ठीक है, खुद से बना के देखने हैं। इसके बाद आपको पता है I इक्वल्स टू में हमारा V अपॉन में R होता है। अगर जो भी मेरा यहां पर I आ रहा है, I की जगह पर मैं V अपॉन R कर दूंगा तो पावर का हमारा एक और अलग फॉर्मूला मिल जाएगा। बेसिकली आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और इस फॉर्मूले में अगर हम एनर्जी की जगह पर ये पुट करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, I की जगह पर ये पुट करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। बात यहां पर हमारी एक मिस जो हो गई है, इट्स एसआई यूनिट। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि भाई जो भी एनर्जी हमारी होती है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ये कैसे बताओगे आप भाई, कमेंट आपको करना है। जो भी कमेंट करोगे मैं देखूंगा कि भाई तुमने सही आंसर किया है या फिर नहीं किया है। एनर्जी की एसआई यूनिट कमेंट करके मुझे बता दो। अब बात करते हैं जो भी हमारी यहां पर इलेक्ट्रिक पावर है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, पावर की एसआई यूनिट होती है वाट, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है W से।
जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पावर है क्या होती है, फॉर्मूला, एसआई यूनिट, सभी चीजें हमने समझ ली हैं। जो हमारे घरों में बिल आता है उसमें क्या होता है, यूनिट होता है कि भाई कितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज कर ली है। तो वो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है भाई, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलो वाट होता है, इसमें एच भी यहां पर लगाया जाता है, यानी कि 1 किलोवाट आवर ये होता है। ठीक है, अब यहां पर जो 1 किलोवाट आवर है इसकी वैल्यू क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू है वो क्या होती है भाई, 3.6 इंटू में 10⁶ जूल। इतनी एनर्जी हम यूज करते हैं उसको 1 किलोवाट कहा जाता है, और 1 किलोवाट को ही 1 यूनिट कहा जाता है। सो इलेक्ट्रिक पावर के साथ जो भी हमारा चैप्टर है वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना है। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास 10th की, 9th की, 11th की, 12th की वीडियोस इसी तरह से चैनल्स पर, ग्रीन बोर्ड वाले जितने भी चैनल्स हैं उन पर आती रहेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं या फिर न्यूमेरिकल्स हैं, भाई न्यूमेरिकल्स की अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी। न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स बाय ग्रीन बोर्ड या बाय मनदीप सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। सारे न्यूमेरिकल्स कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।